नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं आपके साथ सोनिका सिंह। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम विश्लेषण, जहां होता है हर खबर का सटीक विश्लेषण। और आज विश्लेषण में बात चुनाव से पहले सपा और रालोद के बीच मचे सियासी संग्राम की, क्योंकि गठबंधन में सीट बंटवारों को लेकर सपा और रालोद आमने सामने आ गए हैं, जिससे गठबंधन की पूरी रणनीति गड़बड़ा गई है। लेकिन अखिलेश यादव की मुश्किल सिर्फ इतनी भर नहीं है, उनकी एक मुश्किल शिवपाल यादव की चुप्पी ने बढ़ा दी है। माना जा रहा है कि अपने करीबियों को टिकट नहीं मिलने से शिवपाल नाराज है। वहीं बात होगी स्वार के उपचुनाव की। ये सीट भाजपा ने गठबंधन धर्म का पालन करते हुए अपनी सहयोगी दल अपना दल को दे दी है। लेकिन भाजपा के इस फैसले से क्या सपा की राह आसान होगी? वहीं बात करेंगे अतीक और अशरफ की हत्या के बाद गरमाई सियासत, क्योंकि विपक्ष के चौतरफा हमले के बाद अब सीएम योगी ने विपक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लेकिन इन सब के बीच अतीक का एक व्हाट्सएप चैट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जो साबरमती जेल से भेजा हुआ बताया जा रहा है। तो वहीं अब कहीं मत जाइएगा, बनी रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब होगा विश्लेषण। और आज विश्लेषण में सबसे पहले बात अखिलेश जयंत में बंटवारे वाली जंग। फीका न पड़ जाए गठबंधन का रंग, क्योंकि जो अखिलेश और जयंत मिलकर भाजपा को हराने की कसम खा रखे थे, वो निकाय चुनाव की सीटों को लेकर आमने सामने आ गए हैं। रालोद की नाराजगी देखकर सपा बैकफुट पर आ गई है, जो बागपत और बड़ौद सीट रालोद के लिए छोड़ने के लिए बात कर रही है। लेकिन रालोद इतने से संतुष्ट होती नजर नहीं आ रही है, क्योंकि रालोद की नाराजगी इस बात को लेकर है कि उसे 17 नगर निगम की सीटों में से एक भी सीट नहीं मिली है, जबकि रालोद मेरठ की मेयर सीट अपने लिए चाहती है, जो अखिलेश ने पहले से ही सपा विधायक अतुल प्रधान की पत्नी सीमा प्रधान को दी दी है। अखिलेश जयंत में बंटवारे वाली जंग, फीका न पड़ जाए गठबंधन का रंग। मेरठ को लेकर जयंत ब्रिगेड खफा, बैकफुट पर आई सपा। बागपत बड़ौत में सपा नहीं लड़ेगी चुनाव, सीट को लेकर गठबंधन में तनाव। जिस गठबंधन के दम पर जयंत और अखिलेश भाजपा को टक्कर देने का दम भर रहे थे, अब उसी गठबंधन पर संकट के बादल मंडराते नजर आ रहे। रालोद को सीट बंटवारे में सपा की अनदेखी इस कदर चुभ गई कि उसने सपा उम्मीदवार के खिलाफ ही जंग छेड़ दी, क्योंकि सपा ने 17 नगर निगम में से एक भी सीट रालोद को नहीं दी, जबकि रालोद मेरठ से लगातार अपनी दावेदारी ठोक रही थी। लेकिन दावेदारी के बाद भी जब अखिलेश यादव ने नहीं सुनी, तो अब रालोद ने सपा प्रत्याशी सीमा प्रधान के खिलाफ ताल ठोक दी है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक रालोद ने सिर्फ मेरठ में ही नहीं, बल्कि बाकी दूसरी सीटों पर भी अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर ली है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि कहीं रालोद की ये नाराजगी सपा को भारी न पड़ जाए, क्योंकि पश्चिमी यूपी में कई ऐसी सीटें हैं जहां रालोद और सपा आमने सामने आ गई हैं। उधर रालोद प्रवक्ता रोहित अग्रवाल ने ट्वीट कर सपा को चेतावनी दे दी कि बर्दाश्त करने की सीमा होती है, खामोशी को कमजोरी न समझें। रालोद की खुलकर सामने आई इस नाराजगी के बाद सपा बैकफुट पर आ गई। उसने बागपत और बड़ौद में चुनाव न लड़ने का ऐलान कर दिया और साफ कर दिया कि यहाँ सपा रालोद का समर्थन करेगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या बागपत और बड़ौद के नाम पर रालोद मानेगी, क्योंकि सबसे बड़ा पेच तो मेरठ की मेयर वाली सीट को लेकर फंसा है। निकाय चुनाव में सपा आरएलडी गठबंधन में पड़ रही दरारें 2024 में अखिलेश और जयंत के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं। अब डैमेज कंट्रोल करने की बातें कही जा रही हैं, लेकिन मसला टेबल पर बैठकर भी हल हो सकता था। गलती किसकी तरफ से हुई, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन बड़े और छोटे भाई की बात करने वाले योद्धा अब सियासत के मैदान में एक दूसरे के खिलाफ ही तलवारें लेकर खड़े हैं, जिसका खामियाजा दोनों दलों को भुगतना पड़ सकता है। दरअसल रालोद पहले दिन से ही इस सीट को लेकर अपनी दावेदारी ठोक रही। जब अखिलेश यादव और जयंत बाबा साहब की जयंती पर महू गए थे, तब भी जयंत ने मेरठ सीट को लेकर अखिलेश से बात की थी, लेकिन इसके बाद भी बात बनती नजर नहीं आ रही। और अब जिस तरह से सीट बंटवारे को लेकर सपा और रालोद आमने सामने हैं, उसने भाजपा को निशाना साधने का मौका दे दिया है। ये लोग कंफ्यूज हैं और हमारी भाषा में पश्चिम में सीजनल लोग हैं।
तो ये सीजन जब इनका आता है, चुनाव का सीजन, तो इनकी सक्रियता, गतिविधि, गठबंधन, मित्रता, दोस्ती सब लोग करते हैं और बाद में तलाक की तरफ चले जाते हैं। और समाजवादी पार्टी का इतिहास है। तो ये चुनावी गठबंधन है और ये प्रदेश की जनता सब जानती है। एडजस्ट करके चलना ये भी अपने आप में एक विशेषता होती है किसी भी संगठन के लिए। और संगठन तभी चलते हैं, साझे तभी निभते हैं, आपस में एक अंडरस्टैंडिंग भी होती है, रमघम भी होती है। कहीं हमने बड़े की मान ली, कहीं छोटे को साथ में लेके चले, तो ये एडजस्टमेंट करना हो पाता है। और ये जब मन में गुंजाइश हो, नेतृत्व के प्रति पूरा विश्वास हो, समर्पण हो, तभी हो पाता है। क्योंकि जब जयंत और अखिलेश महू गए थे तब उनके साथ चंद्रशेखर आजाद भी मौजूद थे। और सबसे बड़ी बात ये कि जिस दलित वोट के दम पर अखिलेश भाजपा का खेल खराब करने का दम भर रहे, उसका बहुत कुछ चंद्रशेखर आजाद पर ही टिका है। ऐसे में सवाल बड़ा है कि अखिलेश बड़ा दिल दिखाते हुए जयंत को उनके हक की सीट देंगे या फिर जयंत वक्त की मांग को समझते हुए जो मिल रहा उसमें सब्र कर लेंगे। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसका सीधा फायदा भाजपा को होगा। मेरठ से सनुज शर्मा, एबीपी गंगा। और अब बात निकाय से पहले शिवपाल की चुप्पी पर सवाल। समाजवादी कुनबे में सियासत लाल, क्योंकि टिकट बंटवारे को लेकर सिर्फ जयंत चौधरी ही नाराज नहीं है, शिवपाल यादव भी नाराज बताए जा रहे हैं। क्योंकि शिवपाल यादव चुनाव को लेकर उतने एक्टिव नजर नहीं आ रहे हैं जितने वो मैनपुरी उपचुनाव के वक्त दिखाई दे रहे थे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक शिवपाल अपने ज्यादा से ज्यादा करीबियों को टिकट दिलाना चाहते थे। इसमें ज्यादातर वो लोग थे जो शिवपाल यादव के साथ आए थे। शिवपाल ने अपनी करीबियों को टिकट दिलाने की लिस्ट अखिलेश यादव के पास भेजी थी, लेकिन लिस्ट भेजने के बाद भी उनके करीबियों को टिकट नहीं मिला। निकाय से पहले शिवपाल की चुप्पी पर सवाल। समाजवादी कुनबे में सियासत लाल। शिवपाल को नहीं मिला फ्री हैंड, सपा के लिए घातक होगा ये डेंट। क्या शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, या फिर बार अखिलेश यादव ने शिवपाल को अलग थलग कर दिया है? ये सवाल इसलिए खड़े हो गए क्योंकि निकाय चुनाव के पहले चरण का नामांकन खत्म हो चुका है और दूसरे का हो चुका है। लेकिन शिवपाल उस तरह से एक्टिव नहीं नजर आ रहे जिस तरह मैनपुरी उपचुनाव के वक्त नजर आए थे। हालात इस तरह के हो गए हैं कि अपनी बेबाक राय के लिए जाने जाने वाले शिवपाल यादव मीडिया के सामने बोलने से भी बचने लगे हैं। आईडी लगा? कुछ नहीं बोलना है, जब हम प्रेस करेंगे तब बुला दे। आईडी लगा? कुछ नहीं बोलना है, जब हम प्रेस करेंगे तब बुला दे। अब सवाल इस बात का है कि आखिर शिवपाल पर यह पाबंदी किसने लगाई? क्या अखिलेश यादव ने शिवपाल को मीडिया के सामने बोलने से बचने की नसीहत दी है, या फिर टिकट बंटवारे में हुई अनदेखी ने शिवपाल को ऐसा करने पर मजबूर कर दिया? क्योंकि सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक शिवपाल अपने ज्यादा से ज्यादा करीबियों को टिकट दिलाना चाहते थे। इसमें ज्यादातर वो लोग थे जो शिवपाल यादव के साथ आए थे। शिवपाल ने अपने करीबियों को टिकट दिलाने की लिस्ट अखिलेश यादव के पास भेजी थी, लेकिन लिस्ट भेजने के बाद भी उनके करीबियों को टिकट नहीं मिली। शिवपाल की नाराजगी इस बात को लेकर भी है कि अभी तक इटावा नगर पालिका की चेयरमैन प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं हो पाया है। उत्तर प्रदेश में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी जोर शोर से जुटी हुई है, लेकिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और पार्टी के विधायक शिवपाल यादव ने निकाय चुनाव से पहले बिल्कुल चुप्पी साध रखी है। वो निकाय चुनाव को लेकर बेहद खामोश नजर आ रहे हैं और अब उनकी खामोशी को लेकर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं कि कहीं शिवपाल यादव अपने लोगों को टिकट ना मिलने से नाराज तो नहीं है, और कहीं उनकी खामोशी की बड़ी वजह उनकी नाराजगी तो नहीं है। शिवपाल को एक बड़ा झटका 2 दिन पहले तब लगा था जब उनके करीबी कहे जाने वाले पूर्व प्रदेश सचिव अजय त्रिपाठी ने समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफा देने के बाद अजय त्रिपाठी ने एक चिट्ठी शिवपाल यादव को लिखी थी, जिसमें उन्होंने मौजूदा हालात से शिवपाल को अवगत कराया था। अब सवाल बड़ा है कि क्या अपने करीबियों की अनदेखी शिवपाल को परेशान कर रही है, और यही वजह है कि शिवपाल जल्द ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बात कर रहे हैं। आखिर शिवपाल कौन सा खुलासा करना चाहते हैं, या फिर शिवपाल ऐसा कहकर अखिलेश पर प्रेशर क्रिएट करना चाहते हैं ताकि टिकट बंटवारे में उनकी सुनी जाए? क्योंकि ये बात कहीं ना कहीं अखिलेश को भी पता है कि इटावा, मैनपुरी, फिरोजाबाद और एटा में शिवपाल का प्रभाव है, जिनके कहने भर से हार जीत का फैसला हो सकता है, जिसका एक बड़ा प्रमाण शिवपाल मैनपुरी उपचुनाव में दे चुके हैं। इटावा से अमित मिश्रा, एबीपी गंगा।
और अब बात स्वार उपचुनाव की लड़ाई। भाजपा ने सपा की राह आसान बनाई क्योंकि भाजपा ने स्वार सीट अपनी सहयोगी दल एस को दे दी है, जहां सपा की टक्कर अपना दल एस से होने वाली है। लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या ये जंग रामपुर के पुराने चुनाव जैसी होगी, क्योंकि इससे पहले जब रामपुर स्वार सीट पर उपचुनाव हुआ था तब भाजपा ने सपा को हराने के लिए पूरा चक्रव्यूह रच दिया था। लेकिन इस बार सपा और भाजपा की सीधी लड़ाई नहीं होगी। उपचुनाव की लड़ाई, भाजपा ने सपा की राह आसान बनाई। स्वार से अपना दल एस लड़ेगी चुनाव, क्या आजम फैमिली का खत्म होगा तनाव? जहां एक तरफ निकाय चुनाव का शोर है, वहीं यूपी में 2 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है, क्योंकि जब से स्वार और 96 सीट पर उपचुनाव का ऐलान हुआ तब से इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि एक बार फिर सपा और भाजपा आमने सामने होंगे। लेकिन भाजपा के ऐलान ने सपा को थोड़ी राहत दे दी है, क्योंकि भाजपा ने स्वार सीट अपनी सहयोगी अपना दल एस को एक बार फिर देने का ऐलान किया है। मतलब स्वार सीट पर सपा और भाजपा के बीच सीधी लड़ाई नहीं होगी। भाजपा अपनी सहयोगी अपना दल एस का समर्थन करेगी। देखिए, वो सीट जो है वो अपना दल को दी गई है और अपना दल उम्मीदवार घोषित करेगा। वो हमारे सहयोगी पार्टी है। निश्चित रूप से बीजेपी जीतेगी, क्योंकि वहाँ पर माहौल बदल गया। रामपुर के लोग विकास चाहते हैं और पूरा जनपद ये चाहता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार के प्रति आस्था व्यक्त करें। स्वार की सीट है, स्वार की सीट अपना दल हार गए थे, जीत नहीं पाए। अब्दुल्ला आजम जीते, उनके माननीय न्यायालय के द्वारा उन्हें अयोग्य घोषित होने के बाद सीट खाली हुई। हम लोगों ने विचार विमर्श किया है, ठीक से आपस में बातचीत की, कई दौर हमारी बातचीत हुई है। अपना दल का आग्रह ये है कि हमारी कोटे की सीट है, हमें दी जा, वो उसके लिए आग्रह कर रहे हैं और हम लोग भी लगभग मोटा मोटा सहमत हैं। लेकिन मिलकर लड़ेंगे और गठबंधन के साथ लड़ेंगे और पूरी तैयारी के साथ चुनाव में जाएंगे। और मुझे विश्वास है एनडीए हमारा जो गठबंधन है, गठबंधन के दोनों प्रत्याशी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या ये लड़ाई वैसी होगी जैसी रामपुर शहर की विधानसभा सीट पर उपचुनाव के वक्त हुई थी, क्योंकि तब भाजपा ने ऐसा चक्रव्यूह रच दिया था कि आजम और उनके परिवार के लिए तोड़ना मुश्किल हो गया था। और अब ऐसे ही चक्रव्यूह के कयास स्वार में भी लगाए जा रहे थे। मिर्जापुर की 96 सीट और रामपुर की स्वार सीट पर उपचुनाव के लिए 10 मई को वोट डाले जाएंगे। और अब जो रामपुर की स्वार सीट है, जो अब्दुल्ला आजम की सदस्यता रद्द होने के बाद खाली हुई, वहां पर भी अपना दल ऐसी ताल ठोकेगी। दरअसल मिर्जापुर की 96 सीट अपना दल एस के विधायक राहुल कोल के निधन के बाद खाली हुई और ऐसे में अपना दल एस ने वहां राहुल कोल की पत्नी को उम्मीदवार बनाया। लेकिन स्वार सीट पर कौन लड़ेगा, इस पर चर्चा जारी रही और अब ये तय हो गया है कि जो स्वार सीट है वहां पर एक बार फिर अपना दल ऐसी चुनाव लड़ेगी। आपको बता दें कि 2022 में स्वार और 96 सीट गठबंधन के तहत अपना दल एस को ही मिली थी, जिसमें स्वार सीट से अपना दल एस ने नवाब परिवार से आने वाले हैदर अली और हमजा मियां को मैदान में उतारा था, जिन्हें अब्दुल्ला आजम ने 60,000 के अंतर से हरा दिया था। स्वार सीट का चुनाव इसलिए भी अहम है कि एनडीए की तरफ से इकलौता मुस्लिम उम्मीदवार इसी सीट से उतारा गया था। और अब जब स्वार फिर से एक बार चुनाव की कसौटी पर खड़ा है तो सवाल बड़ा हो गया, क्या भाजपा अपना दल एस के लिए वही ताकत, वही जोश और वही रणनीति बनाती नजर आएगी जो आजम के किले को ढहाने के लिए दिखाई गई थी? निश्चित रूप से खेलेगा, कोई अगर मगर नहीं है। और आप देखना, हम रामपुर की नगर पालिका परिषद भी जीतेंगे और स्वार की सीट भी जीतेंगे। नहीं, ये तो मैं भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि जनता का निर्णय क्या होगा, प्रदेश की महान, उस क्षेत्र की महान जनता का। लेकिन हम लोग संगठन की दृष्टि से, पार्टी की दृष्टि से जो काम हम लोगों ने जनता की बेहतरी के लिए जो काम किए, हम लोग पूरा रिपोर्ट कार्ड लेके जाएंगे। जो हमने किया वही काम हम लोग सब चुनावों अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से करते हैं। बीते 15 महीने में इससे पहले रामपुर में 2 उपचुनाव हो चुके हैं। दोनों ही बार भाजपा ने सपा को बुरी तरह हराया। ऐसे में एक सवाल समाजवादी पार्टी के सामने भी चुनौती बनकर खड़ा है, क्या वो भाजपा के सीधे चुनाव में न होने का फायदा उठा पाएगी और क्या स्वार सीट बचा पाएगी? ये सवाल आजम परिवार के सामने भी है, जिसके लिए अपनी बादशाहत साबित करने का एक और मौका है। रामपुर से उबैदुर रहमान, एबीपी गंगा।
और अब बात विरोधियों पर बरसे योगी 6 साल में दंगा फ्री यूपी, क्योंकि जो विपक्ष अतीक और अशरफ की हत्या के बाद से सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, उसे आज सीएम योगी ने जवाब देते हुए आंकड़ों का आईना दिखाया है। सीएम योगी ने कानून व्यवस्था पर उठ रहे सवालों पर जमकर हमला बोला। दरअसल जब से पुलिस कस्टडी के दौरान 3 हमलावरों ने माफिया अतीक और उसके भाई अशरफ की हत्या की, तब से सियासत गर्म है। विरोधियों पर बरसे योगी 6 साल में दंगा फ्री यूपी में कानून का राज, माफिया पर गिरती रहेगी गाज। जब से अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या हुई, तब से उत्तर प्रदेश का राजनीतिक पारा 7वें आसमान पर चढ़ा है। अखिलेश यादव इसे अपराध की पराकाष्ठा बता रहे थे, तो मायावती हमला बोलते हुए यूपी को एनकाउंटर प्रदेश बता रही थी। लेकिन अब विपक्ष के चौतरफा हमलों के बाद पहली बार सीएम योगी का जवाब आया है। सीएम योगी ने न सिर्फ विपक्ष के एक हमले का जवाब दिया, बल्कि सपा और बसपा के शासनकाल में हुए दंगों वाला आंकड़ा भी सामने रख दिया। 2007 से 2012 के बीच में 364 से अधिक दंगे यूपी में हुए थे, लेकिन 2017 से लेकर 2023 में एक भी दंगा यूपी में नहीं हुआ। अब कोई पेशेवर अपराधी और माफिया किसी उद्यमी को फोन से डरा धमका नहीं सकता है, कोई नहीं डरा धमका सकता है। यूपी सरकार की माने तो 2012 से 2017 के बीच जहां 700 से ज्यादा दंगे हुए, वहीं 2007 से 2012 के बीच 364 से ज्यादा दंगे हुए। लेकिन 2017 के बाद यूपी में एक भी दंगा नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश ने अपनी उस दंगों के लिए हर दूसरे तीसरे दिन एक दंगा होता था। 2012 से 17 के बीच में 700 से अधिक दंगे उत्तर प्रदेश में हुए थे। 2007 से 2012 के बीच में 364 से अधिक दंगे यूपी में हुए थे, लेकिन 2017 से लेकर 2023 में एक भी दंगा यूपी में नहीं हुआ। एक भी बार कर्फ्यू यूपी में नहीं लगा, उसकी नौबत ही नहीं आने पाएगी। सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश में 2007 से 2012 के दौरान 364 से ज्यादा दंगे हुए। इसी तरह अगर बात करें 2012 से 2017 के बीच रही सपा सरकार की, तो 700 से ज्यादा दंगे हुए। लेकिन 2017 से 2023 के बीच में जो ये वर्तमान सरकार चल रही है, इस दौरान ना तो कोई दंगा हुआ और ना ही कहीं कर्फ्यू लगाने की जरूरत पड़ी। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि जो लोग उत्तर प्रदेश की पहचान के लिए संकट बन गए थे, अब खुद उनके सामने संकट है। साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अब प्रदेश में कोई किसी को धमकी देकर वसूली नहीं कर सकता। गौरतलब है कि 24 फरवरी को प्रयागराज में उमेश पाल की हत्या हुई थी। तब विधानसभा के भीतर सीएम योगी ने हत्या से जुड़े माफिया को मिट्टी में मिलाने की बात कही थी। जिसके बाद पुलिस ने ड्राइवर, अरबाज, शूटर गुलाम और अतीक के बेटे असद को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। लेकिन सियासत उस वक्त गर्मा गई जब 15 अप्रैल को पुलिस कस्टडी के दौरान 3 हमलावरों ने माफिया अतीक और उसके भाई अशरफ की हत्या कर दी। इस हत्याकांड की तस्वीरों ने पूरे यूपी को दहशत में भर दिया। क्योंकि जब अतीक और अशरफ की हत्या की गई, तब वो पुलिस की सुरक्षा में थी। लेकिन इसके बाद भी बेखौफ बदमाशों ने न सिर्फ ताबड़तोड़ गोलियां चलाई, बल्कि पुलिस कुछ नहीं कर पाई। अब इसी घटना को लेकर चौतरफा सियासत हो रही। लेकिन सीएम योगी का जवाब ऐसे वक्त में सामने आया जब अतीक और अशरफ हत्याकांड की जांच की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट 24 अप्रैल को सुनवाई करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। बात जेल से अतीक देता था वसूली का फरमान, वायरल चैट से आया तूफान। क्योंकि जेल से अतीक अहमद की व्हाट्सएप चैट सामने आई है, जिसमें अतीक एक बिल्डर को पैसे की उगाही के लिए धमका रखा गया है। जब इसी चैट ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि ये चैट 6 जनवरी 2023 की बताई जा रही है। इससे एक दिन पहले अतीक की पत्नी शाइस्ता ने बसपा ज्वाइन की थी। जेल से अतीक देता था वसूली का फरमान, वायरल चैट से आया तूफान। खौफ का व्यापार, गुजरात की सीमा पार।
अतीक अहमद भले ही जिंदा ना हो, लेकिन उसके खौफ और दहशत वाली कहानियां आज भी जिंदा है कि कैसे उसने डर को व्यापार बनाया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही ये व्हाट्सएप चैट अतीक अहमद की गुंडागर्दी का सबसे बड़ा सबूत है कि कैसे साबरमती जेल में बैठकर भी अतीक लोगों को धमकाने से बाज नहीं आता था। अतीक के व्हाट्सएप चैट से खुलासा हुआ कि किस तरह वो सलाखों के पीछे से वसूली का रैकेट चलाता था। इस चैट में अतीक ने मुस्लिम नाम के बिल्डर को धमकी दी थी कि वो उसके बेटों असद और उमर को पैसे पहुंचा दे। अतीक ने कहा था कि जल्दी हालात बदल जाएंगे। अतीक ने इस चैट में ये भी कहा था कि वो मरने वाला नहीं है। ये व्हाट्सएप चैट 6 जनवरी 2023 का बताया जा रहा क्योंकि इससे एक दिन पहले ही अतीक की पत्नी शाइस्ता ने बसपा ज्वाइन की थी और बसपा ने लगे हाथ शाइस्ता को प्रयागराज से मेयर पद का उम्मीदवार भी घोषित कर दिया था। माना जा रहा है कि अतीक ने तमाम लोगों से चुनाव टैक्स मांगा था। साबरमती जेल से भेजे गए इन मैसेज में अतीक ने धमकाते हुए कहा कि जल्द हालात बदलने वाले हैं, कमजोर लोग भी उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा रहे हैं। आपको बता दें कि जिस मोहम्मद मुस्लिम नाम के बिल्डर को अतीक ने ये मैसेज किया था उसे अतीक अहमद के फाइनेंसर के तौर पर जाना जाता है। इस चैट में अतीक ये भी कह रहा है कि वो अपने बेटों को डॉक्टर और वकील नहीं बनाना चाहता, जिसका साफ और सीधा मतलब है कि वो अपने बेटों को अपराध की दुनिया में लाना चाहता था। हालांकि कुछ लोगों का दावा है कि अतीक अहमद ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था और वो इतना लंबा मैसेज टाइप नहीं कर सकता था, लेकिन इस बात के कयास भी लगाए जा रहे कि अतीक ने जेल से अपने किसी करीबी से मैसेज टाइप कराया होगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर जेल में अतीक के पास फोन कैसे पहुंचा और क्या किसी पुलिस वाले को इसके बारे में पता नहीं था या फिर ये पूरा खेल मिली भगत से चल रहा था। क्योंकि इस व्हाट्सएप चैट के सामने आने के बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं। क्योंकि अगर ये चैट सही है तो क्या साबरमती जेल के प्रशासन से इसको लेकर पूछताछ होगी? क्योंकि भले ही अतीक और उसके भाई अशरफ की हत्या हो चुकी थी, जेल में उसका रैकेट कैसे चलता था और कौन कौन उसमें शामिल था, इसकी जांच अभी बाकी। क्योंकि जहां एक तरफ अतीक की व्हाट्सएप चैट वायरल हो रही तो वहीं एक ऑडियो भी असद की सामने आई है, जिसमें असद उसी मोहम्मद मुस्लिम से बात कर रहा जिसके साथ अतीक का व्हाट्सएप चैट सामने आया। वो 5 तारीख को आ रहे हैं पेशी पे। तो आप टाइम निकाल के वो उनसे मुलाकात के लिए आ जाते हैं। तो हम यार कचहरी हमको न बुलाओ, समझो। क्या हो गया कचहरी में? कचहरी में थोड़ा सा ठीक नहीं रहता, हम कचहरी हम जाते भी नहीं उधर। या जेल चलिए हमारे साथ। अब जेल वेल हम न जा पाएंगे और कोई मैसेज हो बताओ तो हम बताओ, जो करना हो कर दें। साहब वही बात है ना कि एक अब हम क्या बताएं, एक कहावत है कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। वहीं एक सवाल इस बात को लेकर भी है कि आखिर पुलिस अब तक शाइस्ता और गुड्डू मुस्लिम को गिरफ्तार क्यों नहीं कर पाई? क्योंकि शाइस्ता के प्रयागराज और कौशाम्बी बॉर्डर के बीच छिपे होने की बात कही जा रही है, जबकि गुड्डू मुस्लिम की आखिरी लोकेशन कर्नाटक के आसपास बताई जा रही। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।